हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सबकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम कक्षा 12 हिंदी विषय आरओ भाग 2 के अभ्यास प्रश्न उत्तर की क्लास शुरू कर रहे हैं। उस कड़ी में आज हम आपकी आरोह के अध्याय 1 आत्म परिचय एवं एक गीत के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। यह आपके काव्य खंड का अध्याय 1 है और आपके नवीनतम पाठ्यक्रम 2024-25 के अनुसार है। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट बुक है क्योंकि पुरानी बुक में से कई सारे चैप्टर हटे हैं और बहुत कुछ सिलेबस में क्या हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। तो ये जो क्लासेस है आपकी बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, विपरीत से लगते इन कथनों का आशय क्या है। देखो, कविता के अंदर एक और तो जग जीवन का भार लिए घूमने की बात कही गई है, वही दूसरी ओर बात कही गई है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। मतलब एक साइड में तो वो कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए घूम रहा हूं और दूसरी साइड में वो कह रहा है कि मैं कभी भी जग का ध्यान नहीं करता हूं। तो दोनों कथन क्या है, एक दूसरे से विपरीत है। तो इन कथनों का आशय क्या है, ये आपको बताना है। तो देखें, कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है। किससे लिया है? जगत से। अर्थात वह इस जगत रूपी जीवन का भार लिए हुए घूमता है। कहने का भाव यह है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का क्या माना है? जगत का भार माना है और इस भार को वह स्वयं क्या करता है? वहन करता है और वह अपने जीवन के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है। वही दूसरी तरफ वह कह रहा है कि वह संसार का ध्यान नहीं करता, लेकिन वो क्या कह रहा है कि वह संसार का कुछ भी ध्यान नहीं करता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या उसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं। इसलिए उसने अपनी कविता में कहा है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। अर्थात मुझे इस संसार से कोई या किसी प्रकार का कोई मतलब अथवा लेना देना नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ये दोनों कथन कहे गए हैं। पहले कथन में वो अपने जीवन को जगत का भार मान रहा है, वही दूसरे कथन में वो कह रहा है कि उसका केवल अपने जीवन से मतलब है, संसार से कोई मतलब नहीं है। दुनियादारी क्या कर रही है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, उसका उससे कोई मतलब नहीं है। अतः ये दोनों वाक्य हमें एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत इस वजह से लग रहे हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न है आपका कि जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। जहां पर दाना रहते हैं, दाना का मतलब क्या है? दाना का मतलब है समझदार लोग। दाना का मतलब क्या है? यहाँ पर दाना का मतलब है समझदार लोग, यानी ज्ञानी लोग। कौन से लोग? ज्ञानी। और नादान का मतलब क्या है? अज्ञानी, जो असमझदार लोग हैं। तो यहाँ जहां तक प्रश्न क्या कह रहा है कि जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर दाना का आशय है जानकार लोग, समझदार लोग, यानी सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग। तो कवि कहता है कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञानी और दूसरे आपके अज्ञानी। अर्थात समझदार और ना समझ दोनों ही तरह के लोग इस संसार के अंदर रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को बहुत ही समझ बूझ कर करते हैं वे दाना होते हैं, जबकि बिना सोचे समझे काम करने वाले लोग क्या होते हैं? नादान होते हैं। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए यहाँ पर कविता में ऐसा कहा है कि ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है, कि जो लोग प्रत्येक काम को बहुत ही सोच समझ कर बुद्धिमत्ता के साथ करते हैं वो आपके दाना यानी ज्ञानी लोग हैं, और जो लोग बिना सोचे समझे बिना सोचे विचारे किसी भी काम को कर देते हैं वो आपके अज्ञानी यानी कि नादान लोग होते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न है मैं और जग और कहां का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यहां पर दो कथन है, एक है मैं और, दूसरा है और जग और कहां का नाता। तो यहां पर जो ये और शब्द आ रहा है इस शब्द की विशेषता बतानी है। तो देखो, मैं और जग और कहां का नाता, पंक्ति में जो और शब्द है वो कवि और संसार के संबंधों के अलगाव को दिखाता है कि कवि और इस संसार के बीच में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कवि का इस दुनियादारी से, इस संसार से कोई लेन देना नहीं है। जो कवि है वो अन्य आदमी से स्वयं को अलग इस दुनिया के भौतिकवाद से दूर रखता है। कवि है वो अन्य आदमी से अलग
स्वयं को इस दुनिया का जो भौतिकवाद है उससे बिल्कुल दूर रखता है और खुद को इस जगत से, इस जग से क्या करता है, बिल्कुल अपने आप को भिन्न समझता है। इसी वजह से यहाँ पर दो बार और शब्द का जो अर्थ, दो जो और शब्द है वो यहाँ पर काम में लिया गया है। आगे बढ़े। चौथा, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो, आपकी 2011 और 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि शीतल वाणी में आग के होने का मतलब क्या है। तो देखो, शीतल वाणी में आग कहकर कवि ने यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति क्या की है, पैदा की है। कवि कहता है कि यद्यपि मेरे द्वारा कही गई बातें बिल्कुल शीतल और कैसी है, सरल है। मैं कुछ जो कहता हूं वह बहुत ही ठंडे दिमाग से कहता हूं, लेकिन मेरे इस कहने में बहुत सारे गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे हुए हर शब्द में संघर्ष है। मैंने जीवन भर जो संघर्ष किए उन्हें जब मैं अपनी कविता का रूप देता हूं तो वह शीतल वाणी बन जाती है। मेरा जीवन, मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता है, लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता हूं उसमें सहजता रूपी शीतलता प्रकट होती है। तो यानी कविता है यहाँ पर शीतल वाणी में आग के जरिए क्या किया है, विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे क्या किए हैं, दुख देखे हैं। उन दुखों को मैं अपने हृदय के अंदर समाये हुए हूँ। वो उसके शरीर के अंदर, उसके हृदय के अंदर आग रूपी ज्वाला की तरह क्या हो रहे हैं, भड़क रहे हैं। लेकिन उन्हीं शब्दों को जब वो कविता के रूप के अंदर क्या करता है, कविता के रूप में व्यक्त करता है, लिखता है, तो वो शब्द बिल्कुल सरल और शीतल होते हैं। यानी कि बिल्कुल शीतल वाणी के रूप में वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो शीतल वाणी में आग के होने का मतलब यहाँ पर यही है कि कवि अपने अंदर, अपने जीवन में हजारों लाखों दुखों को सामना कर चुका है और उसका जो हृदय है वो बिल्कुल क्या है, आपके शब्द रूपी आगों से भरा हुआ है, आग रूपी शब्द से भरा हुआ है। मगर वो अपनी वाणी में फिर भी किसका उपयोग कर रहा है, शीतल शब्द का, बिल्कुल शीतल और सरल शब्दों का उपयोग कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 5, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बच्चे किसके हैं, वो बच्चे यहाँ पर चिड़िया के बच्चे हैं। ठीक है, और नीड़ का मतलब क्या होता है, नीड़ का मतलब होता है बच्चों घोंसला। क्या होता है, घोंसला। तो बच्चे हैं यानी चिड़िया के जो बच्चे हैं वो किस बात की आशा में, उम्मीदों में, जो घोंसलों से झांक रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर बच्चों से आशा किससे हैं, चिड़ियों के बच्चे से। जब उनके माँ बाप भोजन की खोज में उन्हें छोड़कर दूर चले जाते हैं तब वे दिन भर माँ बाप के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। शाम ढलते ही वे सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए दाना तिनका लेकर आते ही होंगे। वे हमारे लिए भोजन लाएंगे, हमें ढेर सारा चुग्गा देंगे ताकि हमारा पेट भर सके। बच्चे कैसे हैं, आशावादी है। वे सुबह से लेकर शाम तक यही आशा करते हैं कि कब हमारे माता पिता आए और वे कब हमें चुग्गा दे। वे विशेष आशा करते हैं कि हमें ढेर सारा खाना मिलेगा, साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, बहुत सारा प्यार दुलार भी मिलेगा। तो ये यहाँ पर बच्चे अपने माता पिता से भोजन की आस लगाए घोंसलों से क्या कर रहे होंगे, झांक रहे होंगे। आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवर्ती से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस पंक्ति की आवर्ती से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी आवर्ती से ये पता लगता है कि समय का पहिया क्या है, गतिमान रहता है। वह किसी की प्रतीक्षा कभी भी नहीं करता। मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो बिना रुके और बिना कोई समय गवाए हमेशा क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, तो इस तरह हमने आपके अध्याय 1 आत्म परिचय और एक गीत के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।